हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव और आज आप मेरे साथ करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं जिनसे हम पूरी इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम सिर्फ इनकम मेथड ही करेंगे। जो एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड है ये हम बाकी की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए इनकम मेथड। ओके, काम करते हैं, इनकम मेथड को थोड़ा साइड करते हैं और कुछ जनरल बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अगर अपनी फैमिली की इनकम निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? थोड़ा सोचिए। अगर आपको अपनी फैमिली की इनकम निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? आप यही करेंगे ना, आपके घर में जो इनकम कमाने वाले लोग हैं, यानी कि अगर पापा की इनकम है तो पापा की इनकम देख ली, अगर मम्मी की इनकम है तो मम्मी की इनकम देख ली, या कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो आपने वो देख लिया। अगर आप उन सबकी इनकम को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगी फैमिली की इनकम। सेम इसी तरीके से हम निकालने जा रहे हैं पूरी इकोनॉमी की इनकम। तो पूरी इकोनॉमी की इनकम निकालने के लिए स्टूडेंट्स ज़रूरी है आपको ये समझना कि अगर इकोनॉमी में इनकम अराइज होती है तो वो प्रोडक्शन से ही अराइज होती है। किसी और सोर्स से कमाई गई इनकम इकोनॉमी में काउंट ही नहीं होती। तो इनकम वही काउंट होती है स्टूडेंट्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस से कमाई गई हो। आइए देखते हैं थोड़ा। इनकम के लिए क्या ज़रूरी है? इनकम के लिए ज़रूरी है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लिए स्टूडेंट्स ज़रूरी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि अगर प्रोडक्शन होगा इकोनॉमी में तो फैक्टर्स लगेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाना है। तो मेनली 4 होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाना है। तो अगर आप देखो इसमें तो 2 व्यू होते हैं। पहला व्यू प्रोड्यूसर का। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप ये फैक्टर्स लगाओगे। लैंड, आपको प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगी? आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगी लैंड, आपको चाहिए होगा लेबर, आपको चाहिए होगा कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर आप खुद हो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए 4। 2 व्यू इस तरह से हैं कि अगर आप फैक्टर्स लगाते हो तो आप उनको कुछ ना कुछ पेमेंट ज़रूर करोगे। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कॉस्ट बन जाता है, एक्सपेंस है, क्योंकि आप पे कर रहे हो। जैसे अगर आप लैंड यूज़ करते हो किसी की तो लैंड पे आप क्या दोगे? लैंड पे आप दोगे रेंट। अगर आप लेबर यूज़ करते हो तो लेबर को क्या दोगे? आप लेबर को दोगे वेजिस या सैलरी। या कैपिटल पे क्या दोगे? आप कैपिटल पे दोगे इंटरेस्ट। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक्सपेंस है, लेकिन आप सोचिए जरा फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसीव कर रहा है। जैसे अगर आप लैंड पे रेंट दे रहे हो तो आपके लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन जिसे मिल रहा है उसके लिए क्या है? उसके लिए वो इनकम है, रेंटल इनकम। सेम उसी तरीके से अगर लेबर को आप पे करते हो वेजिस या सैलरी, आपके लिए एक्सपेंस है, लेकिन लेबर के लिए क्या है? उसके लिए वो इनकम है। तो इनकम मेथड का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं पर बेस्ड है। यानी कि इनकम मेथड में हम फैक्टर्स की इनकम को काउंट करते हैं कि इकोनॉमी में जिसे भी इनकम अराइज हो रही है वो किसी ना किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम कर रहा होगा, और प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व है तो वो किसी ना किसी फैक्टर के रूप में ही काम कर रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल फैक्टर्स कितने हुए? 4: लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर हम लेबर यूज करते हैं तो लेबर को यूज करने के बदले जो आप पे करते हो दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मीन्स आपने लेबर को उनकी मेहनत के बदले, उनके कंट्रीब्यूशन के बदले जो आप पे करते हो वेजिस या सैलरी, वो कहलाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि एम्प्लॉय को आपने कंपनसेट किया। अगर आप लैंड यूज करते हो तो लैंड पे आप क्या दोगे? लैंड पे आप दोगे रेंट। तो रेंट इनकम अराइज हुई किस पर? लैंड पर। सेम इसी तरीके से अगर आप कैपिटल यूज करते हो तो कैपिटल पे आप पे करते हो इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक से उधार लेते हो पैसा तो आपको उस पैसे पे क्या देना पड़ेगा? आपको उस पैसे पे देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो कैपिटल पे जो इनकम अराइज होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को जो इनकम अराइज होती है उसे हम कहते हैं
प्रॉफिट। प्रॉफिट वो इनकम है जो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में रिस्क लेने के बदले में मिलता है। आप कह सकते हो रिवॉर्ड, एंटरप्रेन्योर को ऐसा रिवॉर्ड मिला क्या? प्रॉफिट। तो ये है फैक्टर्स की इनकम। हमने चारों फैक्टर्स की इनकम ले ली स्टूडेंट्स। आइए डिटेल में देखते हैं थोड़ा। अब आप एम्प्लॉय को कंपनसेट दो तरीके से कर सकते हो। आप एम्प्लॉय को जो कंपनसेट कर रहे हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट, कैश वेजेस एंड सैलरी। सिंपल आप ये समझ सकते हो कि आपने कैश में पे कर दिया, लेबर को आपने पेमेंट किया कैश में, वेजेस या सैलरी कुछ भी आप कह सकते हो। तो ये कंपनसेशन है जो लेबर को आपने पे किया कैश में। दूसरा पार्ट होता है इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये वो पार्ट होता है कंपनसेशन का जो लेबर को कैश में ना देकर कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया जाता है। आपने सुना होगा जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ऐसे कुछ टर्म्स आपने सुने होंगे। तो इस इनकम में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी सैलरी से कुछ पार्ट प्रोविडेंट फंड के लिए कटता है और कुछ पार्ट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। और वो आपको पार्ट यानी कि प्रोविडेंट फंड या पेंशन ये आपको मिलता कब है? ये आपको मिलता है आफ्टर सम टाइम, यानी कि रिटायरमेंट के बाद। आप समझ सकते हो। तो ये जो इनकम का पार्ट है आपको अभी तो नहीं मिल रहा, कब मिलेगा? आफ्टर रिटायरमेंट, जो भी उसका टाइम पीरियड होगा। तो ये भी आपकी इनकम है, आपकी मीन्स फैक्टर्स यानी कि लेबर की इनकम है, लेकिन उसे कैश में ना देके किस फॉर्म में दी जा रही है? उसे दी जा रही है कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में। और कौन सा कंट्रीब्यूशन? सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यानी कि मालिक का कंट्रीब्यूशन। किसमें? इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब यही होता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, इन सारे स्कीम्स को हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें और पेमेंट्स भी आती है स्टूडेंट्स, जैसे आपने सुना होगा फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉई को मिल गया एम्प्लॉयर से रहने के लिए फ्री घर, या और कोई फैसिलिटीज़। तो कोई काइंड्स में अगर पेमेंट की जाती है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा तो वो भी इसी में काउंट होता है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेबर को पेमेंट करते हो कैश में, वेजिस या सैलरी की फॉर्म में, तो ये वो हो गया। और दूसरा पार्ट है कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो एम्प्लॉयर ने दिया एम्प्लॉय को। क्लियर? हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी तीन पार्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉफिट्स के भी तीन पार्ट हो सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, डिविडेंड, सेकंड, कॉर्पोरेट टैक्स, एंड थर्ड इज रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट के तीन पार्ट का मतलब है अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो एज अ डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कौन? शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स की फॉर्म में। तो जितना आपका शेयर्स है आपकी उतनी हिस्सेदारी है कंपनी में। अगर कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का एक पार्ट एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर को देती है। तो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी कंपनी उसका एक पार्ट जाएगा डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को। दूसरा पार्ट जाता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का क्यों? टैक्स की फॉर्म में। क्योंकि जितना भी कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस डिविडेंड का एक पार्ट टैक्स की फॉर्म में जाता है गवर्नमेंट के पास, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। सिंपल आप कह सकते हो डायरेक्ट टैक्स एक तरह का कंपनी पे लगाया जाता है और कंपनी को ही पे करना होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। एंड थर्ड पार्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब आप समझ सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से भी। प्रॉफिट जितना भी कमाया उसका एक पार्ट गया डिविडेंड की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट है 50,000 में से कंपनी ने डिविडेंड दे दिया 20,000, टैक्स पे कर दिया लेट्स से 15,000, तो रिटेन्ड अर्निंग्स कितना बच जाएगा? 20 and 15 35 एंड रिटेन्ड अर्निंग इज द 15,000। मीन्स प्रॉफिट का वो पार्ट जो बांटा नहीं गया, जो कंपनी ने रखा हुआ है अपने पास, इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, अब हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट सारे पार्ट आ चुके हैं। एक काम करते हैं, इनको जरा नाम दे देते हैं कुछ। देखिए
इन तीनों के समेशन को, किन तीनों को, पहला पार्ट तो हमारा बन गया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि वो इनकम जो लेबर पे अराइज हुई उसे हमने नाम दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यानी कि वो इनकम जो लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को अराइज हुई, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस वो इनकम हुई जो रेंट और जो लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर अराइज होती है, या सिंपल कह सकते हो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो होता है वो कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी कि लेबर ने जो इनकम अर्न करी अपनी मेहनत से, वो कंपनी से एम्प्लॉय, अदरवाइज आपने किसी और ऑपरेशन से इनकम कमाई, मींस आपने लैंड रेंट पे देके कमाया, आपने कैपिटल उधार देके उस पर इंटरेस्ट कमाया, एज अ एंटरप्रेन्योर आपने प्रॉफिट कमाया, इनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी कि किसी ऑपरेशन से कमाई गई इनकम है, इसलिए कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। हमारे पास दो पार्ट आ चुके हैं इनकम मेथड के अभी तक। ओके, दो पार्ट हमारे पास आ चुके हैं। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। एक पार्ट और रह गया स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इनकम मेथड में जो हम इनकम लेते हैं वो लेते हैं फैक्टर्स की इनकम। फैक्टर्स कितने हुए? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो अगर फैक्टर इनकम सेपरेबल है, फैक्टर इनकम सेपरेबल का मतलब ये हुआ कि अगर फैक्टर इनकम अलग अलग हो पा रही है, जैसे लेबर की इनकम हमने यहाँ डाल दी, लैंड की इनकम हमने यहाँ डाल दी, कैपिटल इनकम हमने यहाँ डाल दी और एंटरप्रेन्योर की इनकम यहाँ डाल दी, तो अगर फैक्टर इनकम सेपरेबल है तो वो अपने हेड में चले जाएगी। लेकिन कुछ इनकम ऐसी होती है जो सेपरेबल नहीं हो पाती। कहने का मतलब ये है कि हम पता नहीं सकते कि उस इनकम में कितनी इनकम कौन से फैक्टर ने अर्न करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो वो क्या कमाएगा? वो कमाएगा सैलरी। तो जो डॉक्टर की जो इनकम है वो आएगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, क्योंकि वो एज अ लेबर काम कर रहा है हॉस्पिटल के लिए। लेकिन अगर वही डॉक्टर सपोज करिए अगर अपने घर पे क्लिनिक खोल लेता है और उस क्लिनिक में लेबर भी वो खुद है, एंटरप्रेन्योर भी वो खुद है, लैंड किसकी यूज़ कर रहा है? खुद की यूज़ कर रहा है, कैपिटल किसका लगा है? खुद का लगा है। तो जो इनकम अराइज होगी उसे, उस इनकम में से कितनी इनकम उसने अपने आप को एज अ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया, मीन्स वेजेस या सैलरी दी उसने अपने आप को, कितनी इनकम उसने एज अ प्रॉफिट अर्न किया, कितनी इनकम उसने एज अ रेंट कमाया, कितनी इनकम उसने एज अ इंटरेस्ट कमाया, उस इनकम में से ये पता कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फैक्टर इनकम सेपरेबल नहीं हो पा रही। तो जब फैक्टर इनकम सेपरेबल नहीं हो पा रही तो वो अपने हेड में नहीं जा सकती। तो अगर फैक्टर इनकम सेपरेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग से हेड बनाते हैं जिसको हम थर्ड पार्ट देते हैं नाम, और इसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि ये वो इनकम होती है जो लोग अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि अपने आप को काम पर रख लेते हैं। और मिक्स्ड इनकम का मतलब ये हुआ कि ये चारों फैक्टर का, चारों मीन्स लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन चारों की इनकम का मिक्स्ड होती है। हम बता नहीं सकते कि किस फैक्टर ने कितना कमाया, तो हमने उसके लिए एक अलग से हेड बना दिया, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सिंपल एक कंसेप्ट स्टूडेंट पढ़ा कि अगर फैक्टर इनकम सेपरेबल है, क्योंकि मैंने कहा ये फैक्टर का कंसेप्ट है इनकम का, जैसे यहाँ बताया मैंने, तो अगर फैक्टर इनकम सेपरेबल है तो वो अपने हेड में जाएगी। लेकिन अगर फैक्टर इनकम सेपरेबल नहीं है तो वो कहाँ जाएगी? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब हमारे पास इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। एक काम करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 3 कंपोनेंट्स में इनकम मेथड के, फर्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं देन वी विल गेट NDPFC। NDPFC यानी कि NDPF इनकम मेथड से क्या निकलता है स्टूडेंट्स? इनकम मेथड से आता है NDPFC। इसके बारे में भी हम डिटेल में करेंगे डिस्कशन कि व्हाट इज NDPFC और इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल आप ये जानिए कि इनकम मेथड से NDPFC आता है और इसके कितने कंपोनेंट? 3, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय,
ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको दो बातें बताएंगे। फर्स्ट कि इस एनडीपीएफसी का क्या मतलब है और हम इसको कैसे बाकी की इनकम में चेंज कर सकते हैं, और जो बाकी के दो मेथड से हमारे एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद के लेक्चर्स में।